राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक हरियाणा कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। अब महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने फिर से ईवीएम का राग छेड़ दिया है। कांग्रेस नेताओं का दावा यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड में हमारी स्थिति मजबूत है और अगर फिर भी परिणाम हमारे अनुकूल नहीं रहे तो मतलब ईवीएम में गड़बड़ होगी। हालांकि हरियाणा की हार के पीछे पार्टी नेताओं के सुर अलग अलग हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ईवीएम हैक के आरोप लगा रहे हैं तो कुमारी सैलजा कह रही हैं कि कारण कई हो सकते हैं, पार्टी इसका विश्लेषण करेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव भी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। अजय यादव का कहना है कि टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ और ना ही ओबीसी ने कांग्रेस का साथ दिया। अब हार पर कांग्रेस में चल रही तकरार पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि ईवीएम कांग्रेस के जीने का सहारा है, तो वहीं हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कांग्रेस नेताओं को अच्छे डॉक्टर से इलाज की सलाह दी है। सब देखो, मैं ये नहीं कहता कि सबने नहीं दिया, उसका रीजन कई रीजंस हैं। उसका रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स है, उसके बारे में है। उसका मुद्दा है जो हमारे इलाके में जिस तरीके से एक मामन खान जी ने बयान दे दिया कि मेवात में अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर जिन्होंने मेरा विरोध किया था उनको चुन चुन के मैं बाहर निकालूंगा, उसका मुद्दा हमारे यहाँ हो गया। एक इन्होंने जात नॉन जात का जो नैरेटिव किया वो चल गया इनका। देखो, मुद्दे कई हो सकते हैं, मुद्दा एक ये नहीं हो सकता है, और भी कई मुद्दे हैं। उनको सब मिला के इलेक्शन केवल एक मुद्दे पे चल के आप जीत नहीं सकते हैं। और भाई आप ये नहीं कह सकते ओबीसी की वोट हमें नहीं मिली, ओबीसी की वोट हमें मिली है। 1% का फर्क तो है, 1% का फर्क तो है भाई, कुछ ज्यादा फर्क थोड़ी ना है। अगर ये टिकट वितरण ठीक हो जाता, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं जहां पर गलत टिकट दी है। बल्लभगढ़ में टिकट गलत दी है, हाँ, शाहजहां राठौड़ को मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर जो है निर्मल सिंह की जो बेटी है चित्रा छरवारा, उसको मिलनी चाहिए। तो भैया देखो, ऐसा है कि ये कहना है कि भी बीजेपी जीत रही है तो कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। देखो, हार के कारण हैं, उसमें कई कारण हो सकते हैं। बाकी इसका विश्लेषण तो पार्टी के अंदर किया जा रहा है। उम्मीद सबको थी, ये मैं नहीं कहूँगी कि भाई ये नतीजा ऐसे, निराशा सबको हुई है, जनता को भी हुई है, हमको हुई है, हमारे कार्यकर्ता को सबसे ज़्यादा हुई है, जो कि अब 15 साल देख रहे हैं कि 15 साल हम विपक्ष में रहे। तो जो कारण है और जिसको जिम्मेवारी लेनी चाहिए उनको तो सबको लेनी भी चाहिए। वो तो देखिए, अब इनका जीने का सहारा है ईवीएम, क्योंकि उसका नाम ले लेके रोते रहेंगे और तो कोई बात वो कह नहीं सकते हैं। इसलिए ये तो हर चुनाव में होता है कि जब कांग्रेस हारती है, जब हारने लगती है तो ईवीएम को लेके रोती है। ये केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल मेंटेन करने के लिए और जो उनके दिल के अंदर है उसको शांत करने के लिए, बाकी कहने के लिए और कुछ है नहीं। कोई ना तो कोई विधानसभा उनके पास कहने के लिए कोई मुद्दा था कि ईवीएम के अलावा उनके पास अब कुछ नहीं है। उनको सपने में ईवीएम दिखता है, दिन में भी ईवीएम दिखता है। कांग्रेस से लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही ऐसा किया है कि जो उनके 37 विधायक जीत के आए हैं, कम से कम उन कार्यकर्ताओं का तो धन्यवाद करते हैं जो 37 जीत के आए हैं। और हमने उनसे सवाल भी किया था कि कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे कि जहां उनके 37 विधायक जीत के आए हैं वहां ईवीएम ठीक थी या खराब थी, पहले उसके बारे में जवाब। 28 सीटों पे बात कर रहे हैं। तो दीपक बावरिया ने सारी चीजें जो वो कह रहे हैं मीडिया के सामने कह रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं, और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मंचों से भी बयान दिए थे और संविधान को हाथ में लेके बयान दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो क्या करने वाले हैं। और उन्होंने आरक्षण को लेके भी समाज में एक भ्रम फैलाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आरक्षण के बारे में भी उन्होंने झूठी बयानबाजी की।
तो ये कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में है, वो कोई ना कोई बात कहते हैं। और जब राहुल गांधी जी अमेरिका में गए और एक मीडिया के सामने उन्होंने उस बात को माना कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो एससी और ओबीसी समाज के लिए जो आरक्षण है उसको खत्म करने का काम करेंगे। ये मीडिया के सामने अमेरिका में कहा और आज तक उस बात का वो खंडन नहीं कर पाए, आज तक वो बता नहीं पाए ये बात उन्होंने वहां क्यों बोली थी। तो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या बयानबाजी करते हैं, फिर उस पर खराब ही नहीं उतरते हैं। कि कांग्रेस पार्टी अपनी जो हार है उस हार को पचा नहीं पा रही है। दोष इसमें या तो कांग्रेस पार्टी का है या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो जन कल्याण के काम किए, विकास के काम किए, सर्व समाज को साथ लेकर के चले, युवाओं को मेरिट के आधार पर रोजगार दिया और एक हमारे मुख्यमंत्री का हंसता हुआ चेहरा, ये ऐसे सारे फैक्टर थे जिसके कारण से हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा की जनता ने एक ऐतिहासिक जनादेश देने का काम किया। ऐसा जनादेश हरियाणा प्रदेश में पहली बार आया है कि कोई सरकार तीसरी बार लगातार प्रदेश के अंदर सत्ता में आई है। ये हरियाणा की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो पूर्व में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, वर्तमान में नायब जी के नेतृत्व में चली, इसकी जो नीतियां थी उनके ऊपर हरियाणा प्रदेश की जनता की मोहर है। अगर दूसरी अगर कोई बात इसमें फैक्टर अगर कोई हम काउंट कर सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जो एक ऐसा रवैया अपना रखा था कि उसने जनता के बीच में जाना नहीं है, उसने तो अपने नेताओं की टांग खिंचाई करनी है और भाग्य के आधार पर अपनी पार्टी को और नेताओं को छोड़ रखा था कांग्रेस के हाई कमान ने भी, उसका परिणाम है ये। तो सभी के बयान आपने सुन लिए हैं। जीते तो हम, हारेंगे तो ईवीएम, ये प्रश्न इसलिए इस समय ज्यादा उठ रहा है क्योंकि अभी महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे आने हैं और इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर ये परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं है तो फिर ये मान लिया जाए कि क्या ईवीएम की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब ईवीएम को लेकर के बार बार जो सवाल उठते हैं, आखिर उनकी असल स्थिति क्या है, आज बड़ी बहस में इस पर भी चर्चा करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपसे करवाते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र चौहान जी, स्वागत है आपका आज की चर्चा में। एडवोकेट योगेश सिहाग जी हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। योगेश सिहाग जी, आपका भी स्वागत है। ओंकार सिंह जी हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। वीरेंद्र जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं। आपने सुना होगा और लगातार ईवीएम को लेकर के एक बार फिर से प्रश्न उठने लगे हैं और अब चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे आने हैं तो इसलिए अब इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर वहां पर आप जीतते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, आपका गठबंधन जीतता है, तो फिर ईवीएम में कुछ टेम्परिंग हो सकती है। ये बात बार बार कही जा रही है। ये ईवीएम का राग, इसको आप किस तरह से देखते हैं और अभी भी इसको लेकर प्रश्न उठाए जा रहे हैं? वीरेंद्र जी, अनम्यूट कर लें, आप म्यूट हैं। जी, क्या मेरा ऑडियो मिल रहा है आपको? जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली है। नाचना आता नहीं, नाचकर जनता को प्रजातंत्र में रिझाना होता है अपने कामकाज के दम पर, अपनी नीतियों, कार्यक्रमों, नेतृत्व की डायनामिज्म के आधार पर, उनकी प्रतिभा के आधार पर। वो इनको आता नहीं, करते जरूर हैं प्रयास, उसमें बारंबार असफल हो जाते हैं और फिर जब असफलता मिलती है तो अपनी असफलता का ईमानदारी से विश्लेषण करने के बजाय फिर ये कहते हैं आंगन टेढ़ा था, इसलिए हम ठीक से नाच नहीं पाए, इसलिए हम ठीक से अपना प्रस्तुतिकरण जनता के सामने दे नहीं पाए और नतीजे खिलाफ आ गए। बहुत सरल सी बात है। क्या कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार बनती है ईवीएम के रास्ते से, किसी ने कहा था क्या, भारतीय जनता पार्टी समेत किसी राजनीतिक दल ने, कि भाई वहां पर ईवीएम जो है वो हैक करके कांग्रेस बन गई है? हिमाचल प्रदेश में जब ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कांग्रेस की सरकार बना देती है, पंजाब में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में के मार्फत उसके रास्ते से होने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाता है, दिल्ली में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में से आम आदमी पार्टी के विधायक थोक के भाव निकल करके आते हैं, तब ईवीएम एकदम सच्चरित्र होती है, बहुत संस्कारित होती है, पवित्र होती है। और जब उसी ईवीएम के रास्ते से होने वाले किसी अन्य चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है
तो कांग्रेस के हमारे मित्र वो ईवीएम के चरित्र पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, उसको दुष्चरित्र करार देना शुरू कर देते हैं। कुल मिलाकर ये सच्चाई से दूर भागने वाली घटना है। दूसरा, सच को स्वीकार न करना तो है ही, इसके साथ साथ मैं ये मानता हूं कि ये जनादेश का, जनता की भावनाओं का और करोड़ों मतदाताओं का निरादर करना भी है, जो अपने घर से निकल करके नई सरकार चुनने के लिए मतदान केंद्र तक जाते हैं, गए और अपनी भावनाएं व्यक्त करके ईवीएम मशीन के मार्फत आए। ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस को और ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को ईवीएम को गलत साबित करने का अवसर भारत के चुनाव आयोग ने कभी न दिया हो। भारत के चुनाव आयोग ने ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वाली तमाम ताकतों को, कुछ इनके खुद के चेहरे सामने से लड़ने वाले, कुछ इनके छद्म चेहरे होते हैं जो पीछे से लड़ते हैं या भेष बदल करके इनके नाम पर लड़ने वाले लोग हैं, उन सबको भारत के निर्वाचन आयोग ने, जो भारत का निर्वाचन आयोग है साहब, भारत के संविधान के अंतर्गत चलता है, भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचन आयोग नहीं है, उसने बारंबार अवसर दिया है कि अगर दमखम है, अगर तुम्हारी बात में दम है या तुम्हें लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम को क्रैक किया जा सकता है, तो करके दिखाओ। खुले निमंत्रण पर भी ये कभी ऐसा करके दिखा नहीं पाए। मैं नहीं समझता कि आज इस तरह की गंभीर बातें मुझे कहने की आवश्यकता थी, लेकिन क्योंकि आप जैसे गंभीर चैनल ने भी ये विषय चर्चा का आज रखा, तो मुझे ये बात कहनी पड़ी। दरअसल वो ये रहा है कि ईवीएम को तो इन्होंने तमाशे का, व्यंग्य का, मजाक का विषय बना डाला कांग्रेस पार्टी ने, और मुझे ये लगता है कि ये जो नया एपिसोड हुआ है और इन्होंने ये कहना शुरू किया कि कोई चैट पर कोई मैसेज आने शुरू हो गए थे, इतनी सीटों पर, फला फला सीट पर कांग्रेस हारेगी ही हारेगी, इस तरह के ये जो एक तरह से जोकरों वाले काम इनकी लीडरशिप, इनके छोटे बड़े नेता कर रहे हैं, वो कुल मिलाकर के कांग्रेस की फजीहत करने वाला काम ही है, कांग्रेस की फजीहत कराने वाला काम ही है। कोई एक गंभीर कारण तो बताते, कोई एक गंभीर बात तो करते, कहीं कोई गंभीर तथ्यपूर्ण बात लेकर के जनता के सामने आ जाते, और जनता के सामने तो आप गए थे, जनता ने तो आपको मुंदा मार दिया। जब आपको लगता है कि कोई अन्याय हुआ है, तो देश में एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली भी मौजूद है। अगर आपके पल्ले कोई ढंग की दलील होती, कोई काम का तर्क होता, कहीं आपके पास ऐसा कोई प्रमाण या तथ्य होता जिसे काटा नहीं जा सकता होता, जिसका उत्तर संभव नहीं होता, तो साहब अदालत जाते। आपने सारे हथकंडे अपना लिए, आप हर चौक चौराहे पर जाकर के चिल्ला लिए, आपको चुनाव आयोग से फटकार पड़ ली, उसके बाद फिर 1.5 महीने बाद अचानक पता नहीं कौन सी चैट्स लेकर के सामने आ गए और उनको उछाल दिया सोशल मीडिया पर। माने कितने गैर गंभीर लोग हैं ये, कितने नॉन सीरियस लोग हैं। जिस समय अपनी हार का कायदे से इंटरनल विश्लेषण करना चाहिए था इन लोगों को, उस समय में ये खुद का तमाशा बना रहे हैं, ईवीएम का बहाना बनाकर। योगेश जी, अपनी स्थिति है कांग्रेस पार्टी। योगेश जी, ये ईवीएम का प्रश्न बार बार क्यों उठ रहा है? क्योंकि उसी ईवीएम से तो इतने एग्जाम्पल भी दिए, मैं भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। लोकसभा चुनाव भी हाल में ही निकला, 37 अभी भी आप लोग जीते उसी ईवीएम से, फिर बार बार ये ईवीएम पर प्रश्न क्यों? देखिए, मेरे दोस्त वीरेंद्र चौहान जी जो बात रख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम का है, मैं इन्हें बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है। हरियाणा में हमारे भी 39% वोट आए हैं, आपके 39.70 पॉइंट आपके हमसे ज्यादा वोट आए हैं। उसी ईवीएम में से निकल कर आए हैं ना। आप देखिए, उसी ईवीएम में से आए कि नहीं आए? मत कीजिए, मैं आपकी हर बात को सुन रहा था। ये भाजपा के लोगों की एक और खास बात है, कल भी मैं आपके चैनल की डिबेट पे था। अपना तर्क दे लो, भाजपा के लोगों की अभी एक बार पहले बात आने दे योगेश जी की। हाँ योगेश जी, देखिए, उतना ही महत्वपूर्ण पक्ष है, उतना ही विपक्ष भी है। हेल्थी डिस्कशन होनी चाहिए डिबेट में। मैं ये बात रख रहा था कि हमारे को 39% जनता ने पसंद किया है,
आपने पॉइंटों में कुछ परसेंटेज से आपकी 8-10 सीटें बढ़ गई, लेकिन वो जो हमने 1.5 महीने के बाद हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सारी रिपोर्ट सर्च की है और जो एक एक जगह से हमें फीडबैक मिला है, तो कहीं तो क्लू ऐसे मिले हैं हमें। और मैं इन्हें मेरे दोस्त को बताना चाहूंगा, आज हम कोर्ट में भी गए हैं, न्यायालय में भी गए हैं, रिट पेटिशन हमने फाइल की है। चौधरी उदयभान जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, हमें न्यायालय से उम्मीद है। क्योंकि एक बात और मैं बताना चाहूंगा, चुनाव आयोग क्लियर तौर पे कठपुतली बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की। जब इनके राष्ट्रीय महासचिव से करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं, धन बल से ये बांटते हैं पैसे, उसको 9.5 लाख रुपए दिखाता है चुनाव आयोग। वो तो हमारे लोगों ने ही पकड़ लिया, नहीं तो पुलिस वहां कुछ नहीं कर रही थी, चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा था। इनके राष्ट्रीय महासचिव और वो हरियाणा के प्रभारी भी रह चुके हैं। मैं ये बताता हूं ये कितनी स्ट्रेटजी, यहां भी इन्होंने धन बल का मेरे पास सबूत है। 10-10 हजार रुपए इन्होंने पर बुथ ओपन पैसा बांटा है, कोई चोरी छुपे नहीं। पैसा हर बुथ पे इतना अंधा पैसा बांटा है, वो पैसा कहां से आ रहा है। और दूसरी बात, मैं एक गंभीर विषय उठाता हूं, हमारे संविधान में एक व्यवस्था थी, जो भी चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है उसकी अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो व्यक्ति होता है जिसपे पूरे देश को आंख मूंद के विश्वास होता है। इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट में। अब आज क्या है, प्राइम मिनिस्टर और उन्हीं की पसंद का एक मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। इसका मतलब दो की पसंद, अपोजिशन का लीडर कुछ नहीं कर सकता। तो इन्हें क्या परेशानी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से? ये न्यायपालिका, न्याय में विश्वास नहीं करते, ये ऐसे लोग हैं। नहीं, लेकिन एक प्रश्न यहां पर सिहाग जी बार बार ये उठ जाता है ना, क्योंकि अगर ये मान ले जो बात आरोप लगा रहे हैं कि टैंपरिंग कर लेते हैं या ईवीएम की वजह से ऐसा होता है, तो हरियाणा में सरकार बना सकते हैं, तो केंद्र में भी बहुमत के आंकड़े तक तो ले ही जाते हैं ना अपने आप को कम से कम। वहां क्यों बैसाखी के सरकार पे चले जाएंगे? आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता सिहाग साहब 2-2 सीटों से जीते उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर कह रहे हैं आप लोग की ईवीएम हैक हो जाती। कौन इस पर भरोसा करेगा? आप लोग को नहीं लगता कि आत्मविश्लेषण ज्यादा आवश्यक है इन विषयों से? सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अब मैं चुनाव आयोग की बात, कितनी गंभीर विषय बताया है, इन्होंने क्यों बदला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को? चुनाव आयोग की अपॉइंटमेंट में इन्होंने क्यों बदलाव किया? बात ईवीएम की हो रही है और ये चीफ जस्टिस पर जा रहे हैं। जब चीफ जस्टिस की बात होगी ये कुछ और बात करेंगे। आपने कितनी बातें की योगेश जी? मैंने आपको नहीं, चीफ जस्टिस पर भी सवाल तो उठाते ही है ना। चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री चले जाते हैं तो उस पर भी आपत्ति आप लोग उठाते हैं। लेकिन ठीक है सिहाग जी आज स्पेसिफिक इस विषय पर रहते हैं। सिहाग जी आज स्पेसिफिक इस विषय पर रहते हैं, आज स्पेसिफिक इसी विषय पर रहते हैं, थोड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर नहीं। मैं ये कह रहा हूं, आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट में कोट कर रहा हूं। योगेश जी, आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट अभी आपने सुने भी होंगे। ओबीसी ने आपको वोट नहीं किया, टिकट का आवंटन सही से नहीं हुआ। कुमारी सैलजा कह रही हैं कि भाई जिनके सानिध्य में हम लोग लड़े, जिम्मेदारी तो उनको लेनी होगी हार की। और आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से सब ऐसा हो गया। आपकी पार्टी के अंदर ही इस तरह की बातें हैं, क्यों नहीं इसको स्वीकार करते हैं आप लोग? ये हमने अकेला ईवीएम एक कारण है सबसे बड़ा। दूसरा जो कारण है हमारा, जो इन्होंने नैरेटिव फैलाया एक कास्ट को लेकर, वो भी एक रीजन है। वो सभी पे हमारी कमेटी रिसर्च कर रही है और वो ही फीडबैक आया है, तभी आज हम कोर्ट में 1.5 महीने बाद गए हैं। हम चाहते तो 2 दिन बाद भी जा सकते थे। कहीं तो आप देखिए ना, हमें भी 39% जनता ने हमारे पे विश्वास जताया है। हम उनकी उम्मीदों पे, ठीक है, जनता भी चाहती थी बदलाव, और जनता के सबसे बड़ा जो इनसे किसान, कमेरा, मजदूर वर्ग इनसे छुटकारा चाहता था, उसमें हमारी भी जिम्मेदारी थी। लेकिन इन्होंने जो तंत्र की जीत हुई है, ये लोकतंत्र नहीं ठीक है। अब यही तो प्रश्न है ना कि अगर ये जीत जाएंगे तो भाई वो तंत्र की जीत है, आप जीत जाएंगे तो वो लोकतंत्र की जीत है। ये ऐसे मत डिफाइन करिए ना। उसी ईवीएम से आप और प्रदेशों में सरकार बना रहे हैं और यहां पर आप कहते हैं ये तंत्र जीत गया, वहां पर लोकतंत्र जीत गया। ये दोहरा रवैया क्यों रखते हैं आप? देखिए,
आप एक बात भाई बताइए। उसी समय अब मुझे एक बात बताइए, वही तो चुनाव आयोग, वही ईवीएम मशीन, वही सारा तंत्र, एक प्रदेश में आपकी सरकार बन जाती है, एक प्रदेश में इनकी सरकार बन गई, लेकिन क्या यहां तंत्र जीत क्या- गया, वहां लोकतंत्र जीत गया। देखिए, ये क्यों करते हैं आप लोग? देखिए, क्या इनके राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई? वो पैसे बांटते पकड़े गए और उनको 5 ईवीएम करोड़ पर बात कर रहे थे हम तो 9.5 लाख आज। की एफआईआर इनके दर्ज पास हुई है। कोई जवाब है क्या आपके सवाल का? ये राष्ट्रीय पूछिए इनसे। महासचिव है आपके, आप फिर अरे मैं वही तो मैं कह रहा हूं ना सियाग साहब, ये इतने पर तो रहेंगे आत्मविश्लेषण नहीं आप आप। लोगों को करने की ज्यादा क्योंकि आवश्यकता कहने को है। कुछ मैंने है दोनों नहीं। एग्जांपल दिए, एक तरफ आपकी एग्जाम्पल सरकार बनी, नहीं है। एक तरफ ये आपकी सरकार एक बनी। कारण नहीं है, मैं मुझे एक वही बात बात बताइए ना कर रहा हूं। योगेश जी, उसी तंत्र में आपकी भी तो सरकार बनी ना, तब वो पाक साफ है। जहां आप नहीं जीतेंगे वहां आप ये कह देंगे कि ये तंत्र की जीत हो गई। ये तो आप ऐसा जनता नहीं का है। भी मैंडेट का अपमान करते हैं ना फिर। नहीं, जनता के मैंडेट का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये अहंकार में पार्टी है, इन्होंने इतना धन बटोर लिया, ये धन इतना नहीं ठीक है, कमीशन लेकिन लेते ईवीएम हैं। के प्रश्न पर मैं बार बार यही जानना चाह रहा हूं ना कि एक जगह तो आप उसी से सरकार बनाते हैं, दूसरी जगह जब भारतीय जनता पार्टी बनाती तो आप कह देते हैं तंत्र की जीत हो गई। ये नहीं करना चाहिए। या तो आप वहां भी जीत मत मानिए, वहां भी कहिए तंत्र देखिए, जीता, आप- या तंत्र ने आप आपको क्या- जिता दिया। क्या मीडिया भी नहीं चाहता। मैं ये कहूं सवाल योगेश उठे जी, हैं। एक जगह क्या उसकी एक जगह जनता तंत्र के ने आपको सामने जिता आए। दिया? सिहाग साहब, एक जगह क्या तंत्र ने आपको जिताया? जहां लोकतंत्र आप कह रहे हैं जीता, वहां भी वही सिस्टम था सारा। देखिए सर, मैं 90 की 90 सीटों पे तो हमने नहीं बोला, हमने मैं तो पूरे प्रदेशों की बात कर रहा हूं, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूं, मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूं, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं। वहां क्या तंत्र जीता था या तंत्र ने आपको जिता दिया था? नहीं, वहां तंत्र इनकी मुट्ठी में था क्या? इनसे पूछिए, क्या वहां तंत्र इनकी मुट्ठी में था जो इन्होंने जिता लिया? हमने तो कभी नहीं कहा कि हिमाचल का तंत्र इनकी प्रश्न है ना, मुट्ठी में इसीलिए था, सिहाग साहब, कर्नाटक बस का इसका तंत्र इनकी मुट्ठी मैं में ये था। कह रहा हूं, अरे ठीक है, कभी हमको ऐसा कहते नहीं हुए विरेंद्र सुना जी, क्या? देखिए आपत्तियां बहुत सारी हो सकती हैं, उस पर मुझे कोई प्रश्न नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जहां जहां आप जीते वहां आप कहते हैं लोकतंत्र है, जहां हार गए वहां तंत्र है। ये सही नहीं है सिहाग साहब। क्या हमें कोर्ट में जाने का अधिकार भी नहीं है? नहीं क्या बिल्कुल हमने कोर्ट में क्या आप की? जाइए, कोर्ट में जाने से आपको कौन रोका?